नमस्कार, हमारे डिबेट शो मसला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। मोदी सरकार ने 2023 के बजट के जरिए 2024 के चुनावी समीकरण को साधने का बड़ा दांव चला है, जिसके मद्देनजर किसान, महिला, बुजुर्ग, आदिवासी और युवाओं पर खास फोकस किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृत काल का पहला बजट बताते हुए कहा कि आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। मोदी सरकार ने अपने कोर वोट बैंक बने महिला, लाभार्थी, किसान और मिडिल क्लास पर फोकस रखते हुए बजट तैयार किया है। दरअसल आपको बता दें कि किसान, ग्रामीण, नौजवान, गरीब, महिलाएं, बुजुर्ग, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, सरकारी कर्मचारी, छोटे बड़े व्यापारी, बड़े छोटे उद्योगपति ऐसे कई वर्ग हैं जिन्हें वोट बैंक की तरह देखा जाता है। स्वाभाविक रूप से चुनाव से पहले मोदी सरकार ने इन सभी वर्ग को आम बजट के जरिए ही खुश करने की कवायद तेज की है, ताकि सत्ता की हैट्रिक लगा सके। इतना ही नहीं, 2023 में होने वाले 9 राज्यों की चुनावी जंग को पार्टी फतेह भी कर सके। और ऐसे में देखना अब यह होगा कि क्या बजट बीजेपी को सत्ता के इस सिंहासन पर तीसरी बार पहुंचा पाएगा या फिर नहीं। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आज ये बजट प्रस्तुत किया है संसद में, बहुत ही अच्छा अमृत काल का ये पहला बजट, बहुत क्रांतिकारी बजट जिसको मैं कह सकता हूं। और ये जो बजट है ये हर वर्ग के लिए, समाज के हर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का ये राहत देने वाला बजट है। विशेष तौर पर मध्य आय वर्ग के जो लोग हैं उनको एक आयकर के नाते से, आयकरदाता के नाते से बड़ी राहत दी गई है। स्लैब सिस्टम जो बनाया गया है, चाहे वो 3 लाख से 6 लाख तक, 6 लाख से 9 लाख तक, 9 से 12 लाख तक, अलग अलग से जो एक स्लैब सिस्टम बनाया है, ये राहत देने वाला है। फिर ये चाहे युवा वर्ग हो, महिला हो, चाहे हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सबके लिए तो आज बजट पेश किया गया और इसके बाद लगातार बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। हालांकि एक तरफ विपक्ष का कहना है कि जो बजट पेश किया गया वो जनता के लिए नहीं है, सिर्फ इससे अमीरों को फायदा होगा, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं सोचा गया। लेकिन आपको बता दें कि जो टैक्स स्लैब अभी तक 5 लाख का हुआ करता था, उसे बढ़ाकर 7 लाख तक का कर दिया गया। साथ ही महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी अब डिजिटलाइजेशन को लेकर भी बात की गई है। साथ ही तमाम बातों का यहां पर जिक्र किया गया है। चुनावी साल है ये, क्योंकि इस साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। और इससे पहले जो बजट पेश किया गया उसके बाद एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है। क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस, ये सस्ते हुए हैं। महंगा विदेशी चांदी की चीजें, देशी किचन चिमनी, सिगरेट, ये चीजें महंगी हुई है। आपको बता दें कि आज जब बजट पेश किया गया उसमें कई चीजें सस्ती भी हुई। और इसमें हम अगर आय की बात करें तो 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख, 9 से 12 लाख, 12 से 15 लाख तक की छूट। और साथ ही बजट 2023 की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही किसानों के लिए राहत जरूर है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सीलेटर को लेकर भी यहां विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। युवा उद्यमियों को कृषि स्टार्टअप में इससे काफी योगदान मिलेगा। और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की भी शुरुआत की जाएगी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना का भी ऐलान किया गया है। महिलाओं को 2 लाख की बचत पर छूट भी दी जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की जो सीमा है वो 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दी गई है। टैक्स के बारे में आपको बता दें कि 0
0%, 5%, 10%, 15% और टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान किया गया। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही किसानों के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाए जाने की घोषणा की गई। युवा उद्यमियों को कृषि स्टार्टअप में प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही एकलव्य स्कूलों में होंगी 38,000 से ज्यादा भर्तियां। बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत होगी और साथ ही साथ महिला सम्मान बचत पत्र योजना की भी शुरुआत होगी। महिलाओं को 2 लाख की बचत पर अब 7.5% उनके लिए अवधि भी से बढ़ा दी गई है। और वरिष्ठ नागरिकों की अगर हम बात करें तो जो सीमा 4.5 लाख रुपए थी उसे 9 लाख तक कर दी गई। सीधा 4.5 से 2 गुना यहां किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया है और यह भी कहा कि भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ग्रीन ग्रोथ बजट की पहले इसमें प्राथमिकता भी देखी गई। साथ ही किसानों के लिए राहत बड़ी खबर है कि एग्रीकल्चर को लेकर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में जनता को छूट दी। साथ ही 5 लाख से बढ़ाकर इसे 7 लाख रुपए टैक्स स्लैब कर दिया गया है। सालाना 7 लाख कमाने वालों को अब टैक्स नहीं देना होगा और इस बजट की तारीफ सीएम मनोहर लाल ने भी की है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि अमृतकाल का ये पहला और क्रांतिकारी बजट है और हर वर्ग का ख्याल रखकर इस बजट को तैयार किया गया है। ये बड़ी बात सीएम मनोहर लाल ने कही है। इसमें विदेशी चांदी की चीजें, देसी किचन चिमनी, सिगरेट महंगा हुआ है और सस्ते चीजों की बात करें तो हमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते हुए हैं, खिलौने भी सस्ते हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया और इसके बाद एक बार फिर से सियासी घमासान मच गया है। एक तरफ विपक्षियों का कहना है कि जो बजट आज पेश किया गया वो सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों का ख्याल नहीं रखा गया। कई गंभीर आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाए गए। साथ ही जो आज बजट पेश किया गया है उसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, क्योंकि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा से संबंधी तमाम क्षेत्र को ध्यान में रखकर आज बजट पेश किया गया। क्योंकि यह बजट इसलिए और भी ज्यादा अहम माना जा रहा है। इस साल 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तारीखों का भी ऐलान लगातार किया जा रहा है और आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। तो ये जो चुनाव है 2023 के विधानसभा को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये 2024 का एक तरह से सेमीफाइनल भी है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आज सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हेल्थ एक्सपर्ट है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओंकार सिंह, इनेलो प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है ओंकार जी। हुकम सिंह भाटी जी, बीजेपी प्रवक्ता है, स्वागत करती हूं सर। केसी भाटिया, कांग्रेस प्रवक्ता है। आप सभी का स्वागत करूंगी और मैं सबसे पहले स्वाति जी आपके पास आऊंगी। विपक्ष का कहना है कि जो ये बजट है वो गरीबों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया, अमीरों को इससे फायदा होगा। एक और क्योंकि पेश हो चुका है तो जो कहीं ना कहीं रियायतें तो जरूर मिली है और हर वर्ग को तो ध्यान में रखा गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है और जिस तरह से अभी विश्व की आर्थिक स्थिति है उसको अगर हम देखें, जो एक रिसेशन का प्रेडिक्शन है और हम देख भी रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप में इतना ज्यादा ले ऑफ शुरू हो चुका है, वहां रिसेशन शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आने वाले वक्त में भारत भी कई चुनौतियों से गुजरेगा और ऐसी उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ये बजट सामने आया है, जहां बहुत सारी चीजों में रियायतें दी गई है ताकि आने वाले वक्त में जो हम इन्फ्लेशन से, जॉब की कमियों
से जूझने वाले हैं, उस स्थिति के लिए हमारे पास कुछ बफर हो। जैसे कि अगर आप इस वक्त बात करें तो महिलाओं के लिए अच्छे कदम उठाए गए हैं, सीनियर सिटीजन को रियायत दी गई है, इनकम टैक्स रिबेट की लिमिट को बढ़ाया गया है, वहीं एमएसएमई में जो कोविड के दौरान नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने की कोशिश की गई है। तो तरह तरह से जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर में भी, हर सेक्टर में इस वक्त यही कोशिश की गई है कि जो ये अभी एक कठिन दौर जो सामने आने वाला है उसका ज्यादा असर हम लोगों के ऊपर ना पड़े, हम उससे आसानी से निकल पाए। वहीं आने वाले वक्त में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो, वो कैसे होगी जब तक कि हम रिसर्च और डेवलपमेंट पे अपना फोकस नहीं लाएंगे। क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जब ये कहते हैं हम कि हम अंदर मैन्युफैक्चरिंग भारत में करना चाहते हैं और हम कर भी रहे हैं, उसको हम और तभी बढ़ा पाएंगे जब हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर के आएंगे जिसकी कि विश्व को जरूरत होगी। अभी हम बाहर से काफी सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करते हैं, तब हम भारत में कोई चीज बना पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारी यही चीजें अंदर ही R&D से डेवलप हो तो हम ये प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, दुनिया को हमारे ये प्रोडक्ट्स फिर चाहिए होंगे। तो ये जो अब एक R&D के ऊपर काफी तवज्जो इस बार दी गई है, ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा आने वाले वक्त के लिए। क्योंकि जिस तरह से अब आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी का जमाना आने वाला है, आने वाले वक्त में जिस तरह से अभी आज वित्त मंत्री बोल भी रही थी भाषण में कि देखिए, चाहे हम लैब के डायमंड्स की बात करें या हम तरह तरह के जितने भी 5G लैब्स की बात करें या हम मेडिकल पार्क्स की बात करें, ये सभी चीजें ऐसी हैं जो आने वाले वक्त में जो हमारी हेल्थ सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर जो डिपेंडेंस है, जो हम बाहर से अभी भी देखिए 41% जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। वहीं हमारी फार्मा कंपनी है, वहां जितने भी APIs हैं वो ज्यादातर हम बाहर से रॉ मटेरियल के रूप में ले रहे हैं। अगर ये सब चीजों पे हम प्लग लगा पाएंगे, अगर ये सब चीजें भारत में ही उत्पन्न हो पाएंगी और भारत में ही ये रिसर्च और इनोवेशन होगा, तो धीरे धीरे भारत जो हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं उसी की तरफ बढ़ जाएगा। क्योंकि अब आप देखिए, हम सेना के सेक्टर में भी कितनी सारी हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो है आर्म्स की वगैरह वो सब भारत में शुरू हो रही है, तो हमारी जो दूसरे देशों पर निर्भरता है वो खत्म होगी। तो वही कोशिश अब की जा रही है कि धीरे धीरे आने वाले, केवल आप जब बजट बनाते हैं तो आप इस साल के बारे में या चुनाव के बारे में नहीं सोच रहे, ये दूरदर्शिता दिखाई गई है कि हम एक तरफ से जहां इन्फ्लेशन और आने वाले रिसेशन की बात कर रहे हैं उसको हम जो हैंडल करना चाहते हैं, उसके लिए हम तैयार होना चाहते हैं, वहीं हम दूरंदेशी की भी बात कर रहे हैं कि अगर हमारे 2030 के टारगेट्स हैं, हमारे 2050 के टारगेट्स हैं, तो वो कैसे अचीव होंगे जब तक आज हम इन चीजों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और वहीं एक बहुत अच्छा कदम जो उठाया गया है वो कैपिटल जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो जो उठाया गया है वो भी एक बहुत अच्छा कदम है। उससे रोजगार भी डेवलप होगा और धीरे धीरे भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब मजबूत होगा तो वहीं से जो है हमारे और एम्प्लॉयमेंट के भी रास्ते खुलेंगे और वहीं से हमारी सर्विसेज जो है, तरह तरह की जो सर्विसेज हैं वो उठ करके निकल करके बाहर आएंगी, जो कि एक बहुत जरूरी पहलू है। अगर आप देखें तो भारत को यूनाइट करने के लिए, भारत के आर्थिक स्थिति को और बेहतर करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये एक बहुत अच्छा कदम है जो सरकार ने इस वक्त उठाया है कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये एक अच्छा बजट है। इसमें बहुत सारे वर्गों का ध्यान रखा गया है। देखिए, अब हम जो ट्राइबल एरिया है उसकी भी बात कर रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया की भी हम बात कर रहे हैं, मिलेट्स का इंटरनेशनल ईयर है उसकी भी बात करी जा रही है। और वहीं महिलाओं के लिए भी देखिए, अब जिस तरह से आपने भी कहा अभी कि सम्मान पत्र एक बहुत बड़ा कदम है जो कि सरकार ने उठाया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी जो है स्ट्रेंथन किया जा रहा है, कोऑपरेटिव की बात करिए। ये सभी चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे महिलाओं को भी और ज्यादा काम करने के लिए और ज्यादा पैसा उत्पन्न करने के लिए उत्सुक करेगी। क्योंकि अभी भी आप अगर देखिए तो भारत में केवल 11% महिलाएं हैं जो वर्कफोर्स के रूप में आई हैं। और उसमें से भी कोविड के दौरान लगभग 50% से ज्यादा जो औरतें उनके जो जॉब्स थे वो गए हैं। ऐसी स्थिति में उनको भी कहीं ना कहीं हमें स्टिमुलेट करने की जरूरत है ताकि वो भी जो हमारे आर्थिक पहिया है उसका हिस्सा बने और आगे आए। अभी तक वो ज्यादा आगे नहीं आ पाती है क्योंकि उनके लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जब सरकार इस तरह से थोड़ा ईज ऑफ बिजनेस देती है या उनके हाथ में थोड़ा पैसा देती है, तब मेरे ख्याल से उनके भी मन में यह भावना जागेगी कि हम भी कुछ जो है और कर सकते हैं, अपने परिवार से अलग जो है कुछ और हम भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है जो सरकार ने उठाया है मेरे ख्याल से। और आने वाले वक्त में हम इन सभी जो कदम उठाए गए हैं इन सबका एक अच्छा जो है नतीजा मेरे ख्याल से हम देखेंगे। बिल्कुल स्वाति जी, ठीक है, हुकुम सिंह भाटी जी के पास चलते हैं। क्या कहेंगे इस बजट को लेकर सर? क्योंकि अब तारीफ तो हो रही है हर जगह, कोई अगर इसे चुनाव से जोड़े तो ठीक है, लेकिन जो आज बजट पेश किया गया कहीं ना कहीं जो गरीब तबका है वो भी खुश है, महिलाओं के लिए भी कई अहम बातों का जिक्र किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, किसानों के लिए कई बिंदुओं पर बात तो की गई है। इसको शुरुआती दौर में किसी राजनीतिक चर्चा पर नहीं ले जाना चाहता। स्वाति जी ने बहुत सारी मेरिट्स जो है जो आज
केंद्रीय बजट में जो माननीय सीतारमण जी ने पेश किया, उसकी बहुत सारी खूबियां, और हकीकत में ये खूबियां ही नहीं, ये आज देश के लिए जरूरत है। उन जरूरत को पूरा करने के लिए ये बेहतरीन बजट एक लाया गया है। अब इस बजट को अगर अभी बहुत सारी चीजें अभी स्वाति जी ने इसमें गिनवाई हैं, ये जो बजट है ये चहुमुखी बजट है। पहली बात तो देखिए, आज हमारा देश भारत दुनिया की 5वें नंबर की एक इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। उस इकोनॉमी के लिए एक बड़ी छलांग लगाना माननीय नरेंद्र मोदी जी ये अलग अलग मंच से इस बात को बहुत पहले से कह चुके हैं, और पूरे देश की तैयारी उसी के लिए ये की जा रही है कि एक बड़ी इकोनॉमी वाले जो देश हैं उस पंक्ति में हम जाकर के खड़े हो जाएं। देखिए, ग्रोथ रेट है जो 7% का ग्रोथ रेट, इसमें उसको चिन्हित किया गया है कि ये हमने अचीव करना है। और सीतारमण जी ने जो शुरुआती दौर में कहा कि ये अमृत काल का एक पहला बजट है और ये चमकता हुआ तारा देश जो है हमारा बने, वो इस बजट के लिए एक कार्य प्रणाली रही है, ऐसी सरकार की सोच रही है। अभी बहुत सारी चीजें अभी स्वाति जी ने भी गिनवाई थी। इस बजट में महिलाओं से लेकर युवाओं को, एमएसएमई को, किसान के लिए बहुत सारी किसान के लिए योजनाएं दी। कोई भी ऐसा एक सेगमेंट, एक ऐसा कोई वर्ग इस बजट में नहीं छोड़ा गया जिसको कुछ ना कुछ ना मिला। और कुछ ना कुछ नहीं, आज की जरूरत के हिसाब से देखिए, कोविड पीरियड अभी हमने 2 बार ये झेला है, उसके लिए भी कितना बड़ा बजट जो है उसमें लगा, लेकिन उस सबकी पूर्ति करते हुए एक बेहतरीन बजट दिया है। आप देखिए, इसमें चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है बजट उसमें दिया गया। उसके अलावा एक इंश्योरेंस जो सामान्य लोगों को आयुष्मान भारत के तहत जो इंश्योरेंस दिया गया, उसमें एक बड़ा बजट दिया गया। अभी सीनियर सिटीजन्स की बात की, कहाँ जो है 4.5 लाख से 9 लाख रुपए बिल्कुल जस्ट डबल कर दिया। उनके लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लान लेकर के आए, उसको बढ़ाया। इनकम टैक्स का जो स्लैब है उस स्लैब को बढ़ा करके जो हमारा जो सैलरीड लोग हैं उनको एक बहुत बड़ा एक रिलीफ दिया गया है। उसके अलावा सामान्य व्यापारी, उनके लिए रिलीफ दिया। यहाँ इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक वर्ग को देखा गया हो, इसमें चाहे बिजनेसमैन है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग का करते हैं, उनको इसमें रिलीफ दिया गया। उसके अलावा एक बहुत बेहतरीन बात, देश आत्मनिर्भर बने, देश में मैन्युफैक्चरिंग हो, जो स्वाति जी ने भी अपने वक्तव्य में ये बात कही थी कि जो चीजें हम पहले बाहर से लेते थे, खासतौर से आप रक्षा उत्पादन में देखिए, वो बहुत सारी चीजें देश ने बनानी शुरू कर दी जो पहले नहीं थी। बिल्कुल, ठीक है भाटी जी हमारे साथ बने रहिए। हम सीधा चलेंगे अब केसी भाटिया जी के पास। भाटिया जी क्या कहेंगे बजट को लेकर, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट अपनी बात कह चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता को भी आप सुन चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अलावा है, वास्तव में इन्होंने जनता को कुछ नहीं दिया, खाली गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। ये बजट पेश कर रहे हैं ये 2023 का, और अमृत काल का सपना दिखा रहे हैं। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि अमृत काल है कोई बहुत बड़ा। भाटिया जी आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, हम तक समझ नहीं आ रहा है आप जो बात बोल रहे हैं, आप तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ, बहुत कम आ रही है, बीच में ब्रेक भी हो रही है, तो आप थोड़ा सा लाउड बोलिए और नेटवर्क क्षेत्र में रहिए। जी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने अमृत काल लोगों को, बहुत से लोगों को यही नहीं पता अमृत काल क्या है। इन्होंने जो अमृत काल का बोला है कि 25 साल का विजन, जनता निराश है। देश की जनता ये चाहती थी कि महंगाई की मार से, बेरोजगारी की मार से हमें कुछ राहत मिलेगी। ये 25 साल का सपना दिखा के 2023 में जितना बजट एलोकेट किया था जिस हेड के अंदर, वो उसमें से कटौती की है इन लोगों ने। इन्होंने कहा है कि मनरेगा के अंदर पिछली बार 73,000 करोड़ रुपए का बजट था, जिसको 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया।
मनरेगा के अंदर लोगों को पिछले साल में लोगों को अभी तक उनकी जो दिहाड़ी थी अभी तक नहीं मिली है, और इन्होंने इस नए बजट में उसको भी इन्होंने काट 73,000 से 60,000 रुपए कर दिया। इसका जवाब कौन देगा? इन्होंने क्या देश की जनता को वाकई में छला इन्होंने। उधर से ये कहते हैं कि 7 लाख रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा, और फिर ये कह रहे हैं 3 लाख रुपए तो नहीं लगेगा, और 3 लाख से 6 लाख तक 5% लगेगा, और 6 लाख से 9 लाख तक 10% लगेगा। ATCC के अंदर 1.5 लाख रुपए की एग्जाम्पशन होती थी, उसमें 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं की। आगे इन्होंने जितनी पेंशन स्कीमें सारी काट दी, और लोगों के पास सेविंग के लिए कहने को कुछ नहीं है। आज जो कमाते हैं वही खाते हैं, इतनी महंगाई है, 2 पैसे बचत नहीं कर सकते। अगर कोई बचत की योजना में कुछ थोड़ी बहुत सहूलियत देते तो मध्य वर्ग को उससे फायदा हो सकता था। एक अगली बात मैं कहूं कि पेट्रोल इतना महंगा, गैस इतनी महंगी, डीजल इतना महंगा, जिसकी वजह से सारी महंगाई बढ़ती है। उसके अंदर इन्होंने 1 पैसे का भी एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की। तो किस बात का इन्होंने रिलीफ दिया देश की जनता को? कृषि के ऊपर बजट जो था वो 7.8 से घटाकर 3.8 से घटाकर 3.2 कर दिया। तो कृषि क्षेत्र में इन्होंने कौन सा कमाल कर दिया? तो पहले से भी बजट घटा दिया इन्होंने। इसी तरह से एजुकेशन में घटा दिया, इसी तरह से हेल्थ में घटा दिया। और ये कहते हैं, और वो दिखाते हैं, सपना दिखाते हैं और पिछला दिखाते हैं हमने बहुत किया। उज्ज्वला योजना के अंदर ये कहते हैं कि हमने इतने लाख इतने सिलेंडर बांटे। दूसरी बार सिलेंडर किसी एक का भी इन्होंने भरवाया तो बताइए। एक गरीब आदमी के अगर आप सिलेंडर दे के आए गए झुग्गी झोपड़ी वालों के घर, वो दूसरी बार सिलेंडर कहां से भरवाएगा? तो ये बेकार की योजनाएं, लोगों को मूर्ख बनाने की योजनाएं ये लोग चला रहे हैं। तो ऐसे देश में ऐसे अराजकता फैलाने वाली बात ये लोग कर रहे हैं। एक किसान की आय, आज के दिन में किसान की आय 27 रुपए प्रतिदिन है, और 27 रुपए प्रतिदिन से वो बेचारा किसान कुछ थोड़ा बहुत दूध बेचेगा, कुछ और काम करेगा, मजदूरी दिहाड़ी करेगा तो उसको 200-300 रुपए दिहाड़ी के मिल जाएंगे। 27 रुपए रोज में एक किसान क्या कर लेगा? तो किसान के लिए इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। ना तो 2022 में इनकम बढ़ाने की बात करी थी, और 27 रुपए रोज के ऊपर उनको छोड़ दिया किसान के ऊपर। तो ये किसानों का किस तरह से भला कह रहे हैं? 1-2 वो दिखा के कि हम पशुपालन में कर रहे हैं, हम उसमें ये दूसरा क्या उसको कहते हैं कि मछली पालन में कर रहे हैं। तो सारी दुनिया मछली पालती है क्या? जो गेहूं उगाने वाले, धान उगाने वाले, मोटा अनाज उगाने वाले लोग हैं, जो MSP की मांग करते रहते हैं, इतना किसानों ने संघर्ष किया। केसी भाटिया जी, ठीक है, केसी भाटिया जी आएंगे आपके पास, लेकिन अब हम ओंकार सिंह जी के पास चलते हैं। ओंकार जी, इस बजट से कितने खुश है? क्योंकि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो कई सारे आरोप लगाई चुके, उनका साफ तौर पर कहना है कि बजट सिर्फ नाम के लिए पेश किया गया था। आपका क्या कहना है? सुरभि जी, पहले तो मैं आपसे ही पूछूंगा, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? कृपया एक लाइन बताइए, फिर मैं आगे चलता हूँ। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सवाल करना यहाँ मेरा हक है सर। मैं बजट को कैसे देखती हूँ वो मैं किसी न्यूज चैनल पे तो नहीं बोल सकती ना, क्योंकि मेरा सवाल करना हक है। मैं आपसे सवाल करूंगी, मैं बीजेपी वालों से पूछूंगी, मैं कांग्रेस से पूछूंगी, लेकिन आप मुझसे नहीं पूछ सकते। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, इस सरकार का 9वां बजट है। जैसे 8 बजट में जनता को बहुत कुछ मिल गया, बहुत उनकी बिल्डिंगें बन गई जनता की, ऐसी 9वें बजट में भी उनकी बिल्डिंगें बहुत ज्यादा बन गई। ये कहने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन अभी स्वाति भी बोल रही थी हेल्थ एक्सपर्ट है, मेरे को लग रहा था हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है, ये तो कोई इकोनॉमिस्ट है, ये कोई बहुत बड़ी राजनीतिक है, या बीजेपी की कोई विशेष प्रवक्ता है जो इतनी सारी तारीफ कर रही है। मेरे को इतना ही बता दे मेरी बहन कि हेल्थ में कोई एक पॉइंट जो गरीब को बेनिफिट दे रहा हो, ये जरूर बताना। एग्रीकल्चर का नाम लूंगा मैं। एग्रीकल्चर में 1,55,00,000 रुपए का बजट था, जो उन्होंने 5% रिड्यूस कर दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 70% रिड्यूस कर दी। ये कहां की बात कर रहे हैं? ये बोलते थे 2022 तक किसान की आय डबल कर देंगे। उनका इनपुट डबल हो गया, डीजल का रेट लो, जो मैन्युफैक्चरिंग उनकी यूनिट्स है, ट्रैक्टर ट्राली हो गया या और इक्विपमेंट है, उनके ऊपर GST लगा के उनका रेट देख लो, खाद बीज का रेट देख लो। उनकी आमदन तो डबल नहीं हुई, तो डबल होगी। और किसकी बात करते हैं ये? महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इन चीजों में हम चरम पर हैं, चरम पर। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये 2 बीजेपी के
ठीक है ओंकार जी, सारे सवालों के जवाब तो जरूर पूछते हैं स्वाति जी से, लेकिन हमारे पास समय नहीं है और मेरा मन तो नहीं कर रहा है इस चर्चा को यहाँ खत्म करने का, लेकिन ना चाहते हुए भी इस चर्चा को हमें समाप्त करना पड़ रहा है। फिलहाल आप चारों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।